हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति का, जिसका नाम है राजनीतिक दल, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड। सो फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। पहले वो पार्ट जाकर देख कर आना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में हम ये देख चुके थे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों के बारे में देखा था। उसके बाद देखा था हमने राजनीतिक दल के काम क्या होते हैं और उनकी ज़रूरतें क्या होती है। साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ये देखा था कि जो राजनीतिक दल की व्यवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था और बहुदलीय शासन व्यवस्था देखी थी। ओके, सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि एक दलीय शासन व्यवस्था का एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है। ठीक है, आपके कमेंट का वेट करूंगा। और अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो दोस्त फर्स्ट पार्ट दोबारा जाकर देख कर आना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे से दिक्कत रह गई फर्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छे से समझने में। ठीक है, तो वो जाकर दोबारा देख कर आना। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय दल के बारे में। सबसे पहले तो यार, ये राष्ट्रीय दल होता क्या है। देखो, राष्ट्रीय दल का मतलब होता है नेशनल पार्टी। कोई भी पार्टी जो नेशनल लेवल पे हो उसे नेशनल पार्टी कहते हैं। अब ये तय कौन करेगा, मेरे कहने का मतलब है किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय दल कहेंगे। क्या बीजेपी राष्ट्रीय दल है? अगर है तो है कैसे, पहले मैं बता दूं। बीजेपी और कांग्रेस, सीपीआई, ये सारे के सारे जो हैं अपने राष्ट्रीय दल हैं। तो ये दल राष्ट्रीय दल कैसे बने और ये क्षेत्रीय दल क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो आपको इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में डिफरेंस बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल, देखो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इन दलों का जो प्रभाव होता है वो पूरे देश में होता है। राष्ट्रीय दलों का प्रभाव पूरे देश में होता है और जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइटेरिया, ये बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, कि किस पार्टी को हम राष्ट्रीय पार्टी कहेंगे और किस पार्टी को हम क्षेत्रीय पार्टी कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर मान लो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, राष्ट्रीय दल बनना है, तो क्या क्राइटेरिया। देखो, सबसे पहले तो आई होप आपको पता हो कि दो टाइप के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, एक इलेक्शन तो होते हैं जो हर राज्य में होते हैं सीएम की पोस्ट के लिए, जैसे अभी बिहार में हो रहा है, कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ था, फिर महाराष्ट्र में हुआ था। हर स्टेट में ना सीएम के लिए जो इलेक्शन होते हैं जिसमें एमएलए वगैरह को वोट देते हैं हम, तो वो होते हैं हमारे विधानसभा के इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं राज्य विधानसभा के इलेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे देखते हैं। तो जब आपकी स्टेट में सीएम के लिए इलेक्शन हो रहा हो ना, चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन हो रहा हो, मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन हो रहा हो, तो वो है आपके राज्य विधानसभा के इलेक्शन। ठीक है, और जब पूरे देश में इलेक्शन हो रहा हो ना पीएम की पोस्ट के लिए, मतलब आप लोकसभा के मेंबर को चुनते हो, फिर वो पीएम को चुनते हैं, तो जब पीएम की पोस्ट के लिए इलेक्शन हो रहा हो तो उसे हम लोकसभा के इलेक्शन कहते हैं। सिंपल रखते हैं, अगर राज्य के लिए इलेक्शन हो रहा है, राज्य के सीएम की पोस्ट के लिए हो रहा है, तो उसे राज्य विधानसभा के इलेक्शन कहेंगे, चुनाव कहेंगे। और अगर जो इलेक्शन होते हैं वो पीएम की पोस्ट के लिए हो रहा है तो उसको लोकसभा के चुनाव कहेंगे हम। ठीक है, अब देखो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 6% वोट मिल गए, मतलब पूरे इंडिया में मान लो 100 लोग हैं और उसे 7 वोट मिल गए, 6% से ज़्यादा वोट हो गए ना, तो 6% या 6% से अगर ज़्यादा वोट मिल गए तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको, बड़ा सिंपल था ये। चलो, अगर मान लो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई, तो मान लो पूरे इंडिया में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें वो 6% वोट नहीं ला पाई, फिर तो उसके पास एक दूसरा क्राइटेरिया भी है। वो ये है कि वो 4 अलग अलग स्टेट में, ठीक है, 4 अलग अलग स्टेट के जो विधानसभा है उसमें 6% वोट लिया है। मतलब दिल्ली में, एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में 6% जो राज्य के इलेक्शन होते हैं ना सीएम के पोस्ट के लिए, उसमें 6% वोट लिया है और साथ में लोकसभा में 6 सीटें लिया है, सॉरी 4 सीटें लिया है। ठीक है, टोटल 4 सीटें लिया है और 4 राज्यों में 6% वोट लिया है, तो हम उसको एक राष्ट्रीय दल कहेंगे। दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ तो वो 6% लिया है लोकसभा में, टोटल वोट के 6% लिया है, तब वो एक राष्ट्रीय दल बन जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि 4 राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में 6% वोट लिया है और लोकसभा में अगर 4 सीटें जीत गई वो, तो वो एक राष्ट्रीय दल कहलाएगी। ठीक है, बड़ा सिंपल था। ये तो हो गया अपने राष्ट्रीय दल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और भी बहुत सारी पार्टी हैं, टोटल मिला के 7 पार्टी, उनके बारे में हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। आते हैं उससे एक मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और कुछ क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल के बारे में भी अब देख लेते हैं कि क्षेत्रीय दल कौन सी पार्टी है जिसको हम क्षेत्रीय दल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब
एक तो नॉर्मल पार्टी होती है, मैं भी मान लो अभी एक इलेक्शन में खड़ा हूँ जो अपनी पार्टी बना लूँ, तो वो क्या क्षेत्रीय पार्टी कहलाएगी? नहीं, वो क्षेत्रीय पार्टी नहीं कहलाएगी। क्षेत्रीय पार्टी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूँ फर्स्ट पॉइंट के इनका प्रभाव कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि राज्य विधानसभा के चुनाव में, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में टोटल वोटों का 6% लिया है। ठीक है, अगर टोटल वोटों का 6% ले आती है और साथ ही में 2 सीटें लिया है राज्य में, मतलब 2 एमएलए की सीटें लिया है, तो वो पार्टी एक राज्य पार्टी कहलाएगी। तो वो पार्टी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राज्य के राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो दिल्ली में जो अपनी आप पार्टी है वो एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। क्यों? क्योंकि वो हमारे, पहली बात तो है कि पूरे दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे उसमें 6% से ज़्यादा वोट लेकर आई थी, और दूसरी बात 2 से ज़्यादा एमएलए हैं उनके विधानसभा में, राज्य विधानसभा में। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अकाली दल, ये अपना पंजाब में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये आपको पता ही है, झारखंड में नाम से पता चल रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय दल के स्तर की मान्यता प्राप्त थी, मतलब 7 ऐसे दल थे, 7 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। ठीक है, अभी बताऊंगा कौन कौन सी वो पार्टी थी। ठीक है, और हमारे ना आपको पता ही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसको चुनाव आयोग से क्या करवाना पड़ता है? पंजीकरण, उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊं वोट में और ऐसा नहीं होता। मेरे को पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, जो हमारा निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग एक ही बात होता है, वो जो निर्वाचन आयोग होता है वो बड़ी जो बड़े स्थापित दल होते हैं ना, उनको कुछ विशेष सुविधा देता है। ठीक है, और जो निर्वाचन आयोग है, जिन बड़ी पार्टी को विशेष सुविधाएं देता है ना, उन पार्टी को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो हमारी आप पार्टी है, वो थोड़ी सी बड़ी पार्टी है दिल्ली के अंदर देखा जाए तो वो क्या है? एक मान्यता प्राप्त राज्य दल है। ठीक है, या क्षेत्रीय दल है। जो अगर आपने देखे कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया के अंदर है, ठीक है, तो वो भी एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो जो अलग अलग जो भी बड़ी पार्टी होती है, इन्हें अलग से चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। आपको पता ही है कि अगर कोई बंदा बीजेपी से है तो वो कमल का यूज़ कर सकता है और कोई कमल का यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई कांग्रेस से है तो वो ही हाथ के सिंबल का यूज़ कर सकता है और कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, अब हम करते हैं राष्ट्रीय दल के बारे में बात कि कौन कौन सी पार्टियां राष्ट्रीय दल है। पहली बात तो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। जो बच्चे वेस्ट बंगाल से देख रहे होंगे उनके लिए नाम बहुत ही ज़्यादा आम होगा, उन्होंने सुना होगा अपने राज्य में, क्योंकि ये ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है, और ममता बनर्जी का ही एक तरह से वो सीएम है और उनका ही दबदबा है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, एज अ पोस्ट। ठीक है, अब ये जो पार्टी थी ये कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 को ये पार्टी बनी थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में, यानी उनके लीडरशिप में बनी थी। ठीक है, 2016 में ये राष्ट्रीय दल बनी। उससे पहले है ना, ये लोकसभा में 6% वोट या 4 सीटें वगैरह ये नहीं ले पाई थी, बट 2016 के अंदर जो इलेक्शन वगैरह हुए उनमें इनको 6% वोट मिले और तब जाके ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, राष्ट्रीय दल बनी है। ठीक है, ओके, इनका जो सिंबल है ना आपको दिख रहा होगा यहीं कहीं, पुष्प और तृण। ठीक है, फूल पत्तियाँ वगैरह हैं इनके। पार्टी के वो जो साइन होता है, सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस का होता है हाथ, वैसे ही इनका है। ठीक है, और ये धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका मतलब है कि जो हमारी तृणमूल कांग्रेस है उनका ये कहना है कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही में संघवाद होना चाहिए। संघवाद का मतलब है कि जो हर लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है ना, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, तो पावर है ना सब में बटी होनी चाहिए, इनका ये मानना है। ठीक है, 2011 से ये पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता में है। ठीक है, और साथ ही में मैं आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, अलग अलग राज्यों में भी इसकी उपस्थिति है। ठीक है, और साथ ही में 2019 के अंदर ये जो आम चुनाव हुए थे, आपको पता है जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें इन पार्टी को, यानी हमारी तृणमूल कांग्रेस को 4.07% वोट मिले थे।
ठीक है। और साथ ही में 2 सीटें मिली थी, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 सीटें मिली थी इनको लोकसभा के अंदर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये चौथी बड़ी पार्टी है इंडिया के अंदर, ठीक है। बताऊंगा मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन है, बट याद रखना फर्स्ट नंबर पे इस टाइम तो बीजेपी है, सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे डीएमके भी है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और फोर्थ नंबर पे अपनी ये वाली पार्टी है। कौन सी पार्टी? अपनी तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इनका जो सिंबल होता है वो हाथी होता है, मायावती जी की पार्टी है ये जो पार्टी थी वो स्वर्गीय काशीराम जी ने बनाई थी, ठीक है। मतलब अब उनका देहांत हो चुका है, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी 1984 के अंदर। ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है, दलित, आदिवासी और जो पिछड़ी जातियाँ होती है जिनको थोड़ा दबाया जाता है, समझ रहे हो, जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए सत्ता पाने का प्रयास करती है, ठीक है। मतलब उनके बारे में सोचती है, उनको आगे लाने के बारे में सोचती है ये पार्टी। और साथ ही में ये जो पार्टी है वो साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और साथ में बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर चलती है, यानी जो उनके विचार थे उन्हीं के विचारों पे, उन्हीं के प्रेरणा पर चलती है ये पार्टी, ठीक है। जो वो कह कर गए थे उन्हीं चीज़ों पर चलती है पार्टी। दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार यूपी में, आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया, दलितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करती है। और इसका जो मुख्य बेस है ना, ये पार्टी जो है वो यूपी में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम तक इसने ना अपनी यूपी के अंदर भी गवर्नमेंट वगैरह बनाई थी, अभी बताऊँगा मैं, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इस पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा है। ये पार्टी एग्जिस्ट करती है। अलग अलग पार्टी के साथ अलग अलग अवसरों पर समर्थन करके इसने यूपी के अंदर 4 बार सरकार बनाई, ठीक है, 4 बार इसने सरकार बनाई है। कौन सी? बीएसपी पार्टी ने। और 2019 के इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा में इसको टोटल 3.63% वोट मिले हैं और 10 सीटें आई है, 10% नहीं, इसको 10 सीटें कर लेना, मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा नोट्स वगैरह का, तो उसमें मैं ये हटा दूंगा। जीपी लिंक में नोट्स दे रखा होगा, या अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। तो 10 सीटें मिली है इसको, कहाँ पर? अपने लोकसभा के चुनाव में। ये याद करने हैं छोटी छोटी चीज़। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही याद करो, 5 पॉइंट याद कर लो आप, ठीक है। और कब बनी थी ये चीज़ तो आपको याद रखनी है हर पार्टी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में, ठीक है। अब बीजेपी के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता है, मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी पार्टी है ना वो भारतीय जनसंघ, जो कि अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी 1951 में, उसको ही पुनर्जीवित करके ये पार्टी बनाई गई है। मतलब 1951 में एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी, उसी को 1980 के टाइम में दोबारा से जगाया गया था या बनाया गया था इस पार्टी को। किसको? भारतीय जनता पार्टी को, जो अभी बीजेपी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार समग्र मानवता और अंत्योदय की प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लक्ष्य हैं। मतलब इस पार्टी के अगर लक्ष्य की बात करें ना तो ये क्या कहती है कि अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, ठीक है, उनके साथ ही हमें आधुनिक भारत का निर्माण करना है, ठीक है। अपनी संस्कृति को याद रखना है, तभी जाकर अपनी संस्कृति के बेस पर ही हम आगे आ पाएंगे, ठीक है। अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं है, ये कहना है बीजेपी पार्टी का, ठीक है। और साथ ही में जो ये पार्टी है भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की, इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व है। इसका मतलब है ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब आप समझते हो ना कि अपनी संस्कृति से प्यार, ठीक है, अपने संस्कृति के प्रति जो आप कह सकते हो, जो संस्कृति के प्रति जो प्यार होता है उस पे ज़्यादा ये करते हैं। जैसे झंडे को लेकर प्यार हो गया, आपके नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को लेकर प्यार हो गया। सो ये इस संस्कृति पे बेस चलती है, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे पार्टी चलती है। साथ में इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा जो विशेष दर्जा दिया गया था ना, मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है पिछले साल जो है 5 अक्टूबर 2019 को जो आपका ये अलग से एक जो जम्मू कश्मीर था उसका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता था, तो 5 अक्टूबर को वो ख़त्म कर दिया गया। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वही जम्मू कश्मीर का संविधान है, ठीक है। तो ये चीज़ कर दी गई। और साथ ही में यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। इनका कहना है कि धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी धर्म में ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है। और साथ में इनका ये भी कहना है कि सब धर्मों के लिए समान कानून होने चाहिए, ठीक है।
पता ही है आपको, सब धर्मों के लिए समान कानून होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत पुराने टाइम की बात करें तो सती प्रथा होता था। सती प्रथा आई होप आपने सुना हो कि औरतों को जलाया जाता था जब अगर उनके हस्बैंड मर जाते थे। हिंदू में होता था मतलब, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और अगर मुस्लिम में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अब क्या है, वो एक मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, वो देखता है। तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब के लिए कानून सेम होना चाहिए। अगर कोई अपनी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसको सेम सज़ा देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी हिंदू पंडित के पास जाए या मुस्लिम मौलवी के पास जाए और फिर जाकर वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम कानून होने चाहिए। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और साथ में शुरुआत में ये जो पार्टी थी ये उत्तर और पश्चिम इलाके तक ही फैली हुई थी, बट अब जो है ये पार्टी जो अब बढ़ चुकी है, अलग अलग राज्यों में भी इसकी पहुंच आ चुकी है, ठीक है। और इसने 1998 में एक राष्ट्रीय गणतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था। अब ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन आपको पता है ना, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल जाती है तो उसको गठबंधन कहते हैं, ठीक है। तो 1998 में एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया था इन्होंने, ठीक है, जिसमें जो प्रमुख पार्टी थी वो कौन सी थी? बीजेपी पार्टी थी। ओके, 2019 के इलेक्शन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के इस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी है ये, और 303 से ज़्यादा सीटें, मतलब 303 सीटें जीती थी इसने। बहुत ज़्यादा एक बड़े दल के रूप में उभरी थी ये, ओके। और अभी भी ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही है। इसको मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। आपने एनडीए सुना होगा बार बार कि एनडीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो तो एक्चुअल में जो एनडीए है वो अलायंस है, बहुत सारी पार्टियाँ बीजेपी के साथ मिली हुई है, तो उसी को एनडीए बोला जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, सीपीआई। ये जो पार्टी थी वो 1925 में बनी थी ये पार्टी, और ये जो पार्टी है वो मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद पे चलती है। ये वर्ड आपने शायद सुना होगा 9th क्लास में, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, जो मार्क्सिस्टवाद है और जो लेनिनवाद है, इनका ये कहना है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वही सारी की सारी चीज़ें ओन करे, और लोगों में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल बटी होनी चाहिए। ये कहना है इनका, मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कम्युनिस्ट लोगों का, ओके। ये धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। इनका कहना है कि सब धर्मों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, और साथ ही में लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से जो अलगाववाद होता है और जो सांप्रदायिक जो हिंसाएं होती है ना, उनके पूरी तरीके से विरोधी हैं। अलगाववाद आप समझते हो ना, अगर कोई बंदा देश को तोड़ने की बात करता है तो ये बिल्कुल ही उसको टॉलरेट नहीं करते, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। और साथ में सांप्रदायिक का मतलब है जो धर्म के नाम पे लड़ाई होती है, ये इसके भी विरुद्ध है, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और साथ ही में यह पार्टी लोकतंत्र के रास्ते मजदूर वर्ग, किसान और गरीबों के हित को आगे लाने का प्रयत्न करती है। मतलब ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो गरीब मजदूर है, किसान है, उनके हितों की बात करती है, उनके हितों को आगे लाने का ट्राई करती है, ओके। मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है 1964 में एक बार टूटी थी, ठीक है। 1925 में बनी है पार्टी, और 1964 में इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए। एक तो रह गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक बन गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो भी एक राष्ट्रीय दल है, यानी ये जो सीपीआईएम है ना, वो भी एक राष्ट्रीय दल है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, ओके। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये पार्टी टूटी ना, तो सीपीआई का जो आधार था वो सिकुड़ गया। पहले बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे, अब थोड़े कम लोगों ने इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी अभी इसकी ठीक ठाक स्थिति है, बट इसका जो समर्थन है वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एकदम से इसका समर्थन कम क्यों हो गया? इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्या ना, माना जाता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, वो जो नक्सलवादी जो लोग होते हैं ना, जो अलगाववाद और नक्सलवादी, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा माना जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 1% वोट मिले। 1% वोट आपको लग रहा होगा बहुत कम है, बट पूरे इंडिया के हिसाब से देखो 1% वोट बहुत होता है। और लोकसभा में 2 सीटें हासिल की है इसने, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये भी, ठीक है। और इनका एक और चीज़ मानना है कि मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने के पक्षकर। इसका मतलब है जितने भी वामपंथी दल है ना, वो सारे के सारे साथ में आ जाने चाहिए, इनका ये कहना है। अब ये वामपंथी होते कौन है? देखो,
वामपंथी लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए और सबको इक्वल जो है इनकम मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट ही सबकी सारी चीज़ें बांटे। ठीक है, सब लोगों को इक्वल इनकम मिले। मेरे कहने का मतलब है जैसे आप आज देखते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। बट जो वामपंथी होते हैं वो ये कहते हैं कि जी प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो गवर्नमेंट ही दे और जो अपनी जो मेडिकल सुविधा है ना वो सारी की सारी फ्री हो, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा हो वो फ्री हो, अमीर और गरीब दोनों के लिए। ठीक है, तो ये कहते हैं वामपंथी। ओके, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। वो ये बोलते हैं जैसे कि मान लो वामपंथी की प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। मान लो कोई एक बंदा है जो बहुत अच्छा काम करना चाहता है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छा काम करोगे, किस लिए करते हो आप अच्छा काम? अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो जब गवर्नमेंट सबको इक्वल पैसे बांट रही है तो आपकी मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाती है। तब आपको लगता है जी मैं अगर काम भी चाहे कितना भी कर लूँ, इनकम मेरे को उतनी मिलनी है, सबको बराबर बराबर मिलनी है, तो फिर एक उसको डीमोटिवेशन भी आती है। तो ये एक वामपंथी होने का एक बहुत ड्रॉबैक है। वामपंथियों को लोग इसीलिए ही क्या करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं करते। आप देख रहे हो इसका सपोर्ट है ना बहुत टाइम से गिर चुका है, इसी वजह से कि कुछ लोग वामपंथी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इससे क्या है कि अच्छे फ्यूचर की गारंटी नहीं रहती। ओके, अब बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अगर आप सपोर्टर हो ना इसके तो आई एम रियली सॉरी, मैं बस यार समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करते हैं। 1964 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। मार्क्सिस्टवाद और लेनिनवाद की आस्था पर ये चलती है। देखो सेम ही है, इनकी आस्था सेम ही है, अलग अलग हो गई पार्टी तो क्या हो गया। ये भी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र वगैरह का समर्थन करती है, सांप्रदायिक और अलगाववाद के ये विरुद्ध है। और साथ में ये जो पार्टी है ये सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य साधने के लिए लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। इसका कहना है कि अगर हमें लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाना है, मतलब सबको इक्वल प्रॉपर्टी दिलवानी है, तो लोकतंत्र एक बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में इसका मजबूत आधार है। मतलब आज भी ये पार्टी है बहुत अच्छी स्थिति में है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और साथ ही में अपने वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि गरीब जो कारखाने मज़दूर होते हैं, खेती हर मज़दूर होते हैं, और साथ ही में जो अपने बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सोशल सोसाइटी और सोशल साइंस के बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानते हैं ना, तो वो लोग जो है इनको अच्छा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उन पर इनकी अच्छी पकड़ है। किसकी अच्छी पकड़ है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की। ठीक है, यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीति की आलोचक है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। आपको याद होगा 1991 आपने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का एक चैप्टर पढ़ा होगा, याद है ना आपको, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसमें ये बोला गया था कि ना एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG आया था, एक उदारीकरण और साथ ही में अपना निजीकरण और वैश्वीकरण आया था। ठीक है, उसमें क्या बोला गया था? ट्रेड करने के लिए। बट ये बोलते हैं हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट बोलते हैं ट्रेड नहीं होना चाहिए दूसरी कंट्री से, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हो ना तो वहाँ की चीज़ें मंगवाते हो, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग चीज़ें बना रहे हैं ना उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो हमारी ये पार्टी है वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, नई आर्थिक नीतियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। NEP, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जो 1991 में आई थी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। 2019 में बता दूं इस पार्टी को ऑलमोस्ट 1.75% वोट मिले थे और 3 सीटें हासिल हुई थी इसको। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एक ऐसी पार्टी के बारे में जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ओके, बहुत टाइम तक इसने हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, बनाई थी, सॉरी। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, आपको पता ही है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का पुराने दलों में से एक है, सबसे ज़्यादा पुराना तो नहीं बट पुराने दलों में से एक है ये दल। ठीक है, 1885 में ये जो दल था ये बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बना था। अच्छा, आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, इसको है ना बनाने वाला कोई इंडियन नहीं था। ठीक है, उस टाइम तो आपको पता है 1885 में हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे, तो ब्रिटिशर नहीं बनाई थी ये पार्टी। आप मेरे को नाम बताना उस ब्रिटिशर का। ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप गूगल वगैरह पे सर्च करना और फिर आप मेरे को बताना। ठीक है, होमवर्क कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है, ओके। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद जब पहली बार इलेक्शन हुआ था ना 1952 में, हमारा फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, तो तब से लेकर ऑलमोस्ट 30-40 सालों तक
सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसकी ज़्यादातर राज्यों में और साथ ही में जो आपका केंद्र सरकार है दोनों में ही इसकी सरकार रही। ठीक है, इसने राज किया एक तरह से आप कह सकते हो। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। यानी जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो हमारे कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो वो क्या करते थे, एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य बनाने का प्रयास किया उन्होंने। ओके, और मैं साथ में आपको एक और बात बता दूं, 1971 तक तो लगातार ये जीती है। ठीक है, केंद्र के अंदर इसी की सरकार बनी। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक 9 साल तक नहीं रही, उसके फिर 1980 टू 89 सरकार रही इसकी। ठीक है, देश में इसने शासन किया। उसके बाद 89 में इसका जन समर्थन है ना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि दूसरी और पार्टी भी आने लग गई थी। ठीक है, और भी बहुत सारी पार्टी आने लग गई थी, तो उनको सपोर्ट कर रहे थे लोग कांग्रेस पार्टी का, इसलिए जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, इसलिए इसका जन समर्थन थोड़ा कम हो गया। ओके, तो 1989 में इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी भी हैं पूरे देश और समाज के सभी वर्गों पर अपना आधार बनाए हुए हैं। आज भी आप देखोगे अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वह अपने वैचारिक रुझान में मध्यवर्गीय, ना वामपंथी ना दक्षिणपंथी। वामपंथी का मतलब तो आपको समझ आ चुका है ना, जो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल जल्दी से चेंज लाओ, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में कर दो, सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट और सबको इक्वल इनकम मिले। जबकि दक्षिणपंथी थोड़ा अलग सोचते हैं, उनका कहना है चेंज धीरे धीरे आना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होनी चाहिए। तो बट अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें ना, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्य मार्गी है, मतलब थोड़ी वामपंथी भी है, थोड़ा दक्षिणपंथी भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते वो पूरी तरीके से वामपंथी को सपोर्ट करता है, पूरी तरीके से दक्षिणपंथी को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। ठीक है, एक टाइम था, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो हमारे भारत में राष्ट्रवाद का, तो आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी को है ना स्टार्टिंग में जो थे वो सनातनी जो हाई क्लास हिंदू होते थे वही सपोर्ट किया करते थे। बट बाद में है ना कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि हमें गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उन्होंने गरीबों के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय और कमज़ोर वर्ग उनके लिए काम करना अपना एक मुख्य एजेंडा बनाया। ओके, और ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारी जो नई आर्थिक नीति आई थी ना 1991 में जो आई थी, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो थी वो तो बिल्कुल अपोज करती थी ये जो अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी। बट अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये पूरी तरीके से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति को सपोर्ट करती थी। बट इनका कहना था कि इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, बट जो हमारे लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं उनको उन पे बुरा असर ना पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2004 से लेकर 2014 तक की बात करूं, मतलब बाकी सालों की तो बात बता चुका हूं मैं आपको, 89 तक ये पावर में रही थी। पहले 1952 टू 71, फिर 80 टू 89, उसके बाद 89 के बाद इसकी पावर नहीं आई इतनी ज़्यादा। उसके बाद सीधा जो पावर थी वो 2004 से लेकर 2014 में आई, और उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं जीत पाई। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी पार्टी के साथ एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन को नाम दिया गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। आपको याद है ना बीजेपी ने भी गठबंधन बनाया था 1998 में। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीजेपी का गठबंधन था उसका नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका जो गठबंधन था, देखो मेरी आदत है मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी, तो ये मत समझ लेना मैं सपोर्ट करता हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मेरी बस लैंग्वेज ही ऐसी, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 2004 से लेकर 2014 तक ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पे सरकार बनाई थी, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं 2014 और 2016 में लोकसभा में ये हारी है, मतलब नहीं जीत पाई ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी। और 2019 के लोकसभा के जो चुनाव हुए थे ना, इसमें इसको 52 सीटें मिली थी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है ये अभी इस टाइम इंडिया की। फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे डीएमके है, बट डीएमके अभी राष्ट्रीय दल की उसे मतलब उपाधि नहीं मिली है। ओके, अब हम लास्ट, यानी देखो हमने 6 अपने राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ लिया है, एक 7वां भी राष्ट्रीय दल है। ठीक है, जिसका नाम है
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देखो नाम से बड़ा याद रखना है आपको, है ना। अगर कांग्रेस पार्टी पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो ये याद रखना है। बट अगर आपसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पूछा जाता है तो वो अलग है। जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो एक्चुअल में कांग्रेस से ही निकली है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के बार बार टुकड़े हुए हैं, तो ये जो पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस से ही निकली है। कब? 1999 के अंदर। और ये जो हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इनके जो लीडर है वो है शरद पवार, आपने शायद नाम सुना हो। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय और संघवाद पर ये चलते हैं, उनकी आस्था में विश्वास रखते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वो लोकतंत्र, गांधीवादी के हिंसा वगैरह ना करना, धर्मनिरपेक्षता, आपको पता है सब धर्मों को समान व्यवहार करना, उनके साथ समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समाज में न्याय मिले और जो पावर है वो बटी होनी चाहिए। इन आस्था पे जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो चलती है। शरद पवार मैं आपको बता ही चुका हूँ इनके लीडर है। और पता है इसका मेन रीज़न क्यों था कि नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई? उसका मेन रीज़न ये था कि आपको शायद ना पता हो कि जो हमारी सोनिया गांधी जी थे ना, मतलब वो इंडिया से नहीं है, वो किसी और कंट्री से है। तो हमारी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो थी, जो उस टाइम कांग्रेस के अंदर थी, उनका कहना था कि ये पार्टी ये बोलती है कि सरकार के जो भी प्रमुख पद है ना, उन पर सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही आरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक है। ये पार्टी कहती है कि भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े सरकारी पद है ना, उस पर कोई ऐसा ही बंदा बैठे जो इंडिया में ही पैदा हुआ हो। क्योंकि हमारी सोनिया गांधी को पद सौंप दिया गया था कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, तो इसीलिए इनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने अपना दल अलग कर दिया, पार्टी अलग कर ली, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो हमारी सोनिया गांधी जी है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। मतलब अलग अलग राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर तो है ही है, आपको पता ही है, एनसीपी की गवर्नमेंट, ठीक है। एनसीपी यही है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट तो है ही। और साथ ही में जो अलग अलग राज्य जैसे मेघालय, मणिपुर, असम में भी ये थोड़ी ताकतवर पार्टी मानी जाती है, ओके। और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी, आपको पता है इस टाइम जो है वो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनी हुई है, ठीक है। और 2004 की बात करूं तो ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, याद है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो कि कांग्रेस का गठबंधन था। 2004 में याद है ना, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसको सपोर्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। अलग हो गई थी पार्टी, फिर भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही थी क्योंकि आइडियोलॉजी तो सेम थी। वो बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो अलग हो गए, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। मैंने देखा यार वीडियो देखते हैं बच्चे, उनको अच्छी लगती है, कमेंट भी करते हैं और साथ में नोट्स वगैरह भी मांगते हैं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आपसे एक खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है। मेरे को लगता है हाँ यार मेरे को आगे भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करना है, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप इसको सपोर्ट कर सकते हो, और कुछ सपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं आपको। साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक दे रखा होगा, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में मेन इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने YouTube से कैसे अर्निंग करी और आप कैसे कर सकते हो। स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ी बहुत पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1000 सब्सक्राइबर, बट एक्चुअली आप खोल के देखोगे ना, जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा उस पर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जब से मैंने अभी तक कुछ वीडियो अपलोड भी नहीं करी, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उस पर सबसे पहले, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। और साथ ही में इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे चाहो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, एंड थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से 30,000 क्रॉस हुए हमारे, मेरे को लगा नहीं था कभी होंगे, बट थैंक यू सो मच 30,000 करवाने के लिए। मैं आशा करता हूँ हम ऐसे ही बहुत आगे बढ़ें, आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ और चैनल भी थोड़ा बहुत ग्रो करे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।